नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से, जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स देश का सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया गया है। सेशेल्स देश की यात्रा पर है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहाँ की राजधानी है विक्टोरिया। इसके स्टेट हाउस में इनको गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, जो सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्रदान किया गया है सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के द्वारा। क्यों दिया गया है नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड? कि इनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सोच है, सतत विकास है, ग्रीन विजन है और हिंद महासागर क्षेत्र में जो इनकी नेतृत्व क्षमता है, उसके लिए इनको ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, कौन से देश द्वारा? सेशेल्स, जिसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। उसमें अवार्ड का नाम क्या है? गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। किसने दिया? सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के द्वारा दिया गया। रुक करते हैं अपना दूसरे करंट अफेयर की ओर। द न्यू डिजिटल स्लेवरी नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डरेल्स, यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया एक एडिटोरियल है, लेख है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो नई एक डिजिटल गुलामी है, तकनीकी गुलामी है, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की जो संवैधानिक सुरक्षा है उसको अपनाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? डिजिटल गुलामी को इन्होंने परिभाषित किया है कि जो आजकल के टाइम में अनियंत्रित एआई चल रही है, एक से बढ़कर एक एआई के मॉडल आ रहे हैं, और जो तकनीकी दिग्गज है, जो टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ये क्या कर रही है? ये नागरिकों का बिना परमिशन के लिए उनका डेटा है वो एकत्रित कर रही है और धीरे धीरे इसको कंट्रोल भी कर रही है। तो इसके लिए इसी को क्या बोला गया है? डिजिटल गुलामी बोला गया है। क्योंकि एक तो ये एल्गोरिदम सेट करते हैं, दूसरा कोई भी अगर विदेशी कंपनी है वो किसी भी प्रकार की जो वीडियो है या सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसका अगर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहे तो वो उसकी एल्गोरिदम सेट कर सकती है। यानी हम जो देखना चाहेंगे वो नहीं देखेंगे, हमें जो दिखाया जाएगा वही हम देखेंगे। इसी को बोलते हैं डिजिटल गुलामी। इसके लिए इन्होंने एक पोप लियो 14 का संदेश दिया है, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि बिना नियंत्रण के एआई है वो आगे जाकर के डिजिटल गुलामी को बढ़ावा देगा। इसके लिए जो एआई कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, उनके लिए जवाबदेही तय करना जरूरी हो गया है। तो इसके लिए हमें संविधान में कानून बनाना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अगर हम आज एक किसी एआई प्लेटफॉर्म के लिए कानून बनाते हैं जिसमें उससे किसी प्रकार का जो हमें खतरा है वो महसूस होता है, तो जब तक वो कानून हमारी संसद से पास होगा तब तक उन खतरों के आयाम है वो बदल जाएंगे, उससे आगे बढ़ करके खतरे हमें देखने को मिलेंगे। तो जो हमने अधिनियम बनाया वो उसके लिए क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। तो इसलिए जो कानून और जो तकनीकी रफ्तार है इसमें समन्वय नहीं है। तकनीकी रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि उसके लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और इसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए हमने कोई कानून बनाया, वो नए टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। तो इसलिए हमें कानून बनाने की प्रक्रिया को भी तेज़ करना पड़ेगा। इसके लिए लोकतंत्र के लिए क्या क्या खतरे बन सकते हैं? डीप फेक और फर्जी नैरेटिव सेट किया जा सकता है। जैसे अभी मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक संबोधन टाइप की भी क्लिप आई हुई है। तो उस वीडियो को देख करके लगता नहीं है कि ये कोई एआई वीडियो है, एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि रियल है ये। तो डीप फेक और फर्जी नैरेटिव सेट किया जा सकता है। एल्गोरिदम ध्रुवीकरण, एल्गोरिदम ध्रुवीकरण का वही मतलब है कि जो हमें देखना चाहिए हमें वो नहीं दिखाया जा रहा। जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया है, वो हमें दिखाएगी वही हम देख पा रहे हैं। एक बार आपने कोई लड़ाई की वीडियो देख ली, हिंदू मुस्लिम की वीडियो देख ली, तो फिर एल्गोरिदम उसी हिंदू मुस्लिम पर सेट होकर के आपको वही की वही वीडियो दिखाता रहेगा। बीजेपी कांग्रेस की देख ली, बड़ाई की देख ली तो बड़ाई दिखाता रहेगा, बुराई की देख ली तो बुराई दिखाता रहेगा। तो इसलिए वो ध्रुवीकरण का जो एल्गोरिदम है वो सेट हो जाता है। फिर इसमें विदेशी हस्तक्षेप है वो भी काम कर सकता है। जो दूसरे आतंकी हैंडलर्स हैं वो भी इस प्रकार का नैरेटिव है वो हमारे देश में फैला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा यूज करने वाला हमारा देश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। तो इस प्रकार की घटनाएं करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे उभर कर आ सकते हैं। इसके लिए समाधान क्या हो सकता है? समाधान है नागरिकों को अपने डेटा पर पूर्ण अधिकार देना। नागरिकों को उनको पता होना चाहिए कि उनका डेटा है वो कितना डेटा कंपनी ले रही है, सोशल मीडिया है वो कलेक्ट कर रही है, उनका डेटा कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, कितनी देर बाद उनका डेटा है वो प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद है टेक कंपनियों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए।
जो टेक कंपनियां हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का जो से ध्रुवीकरण होती है या किसी प्रकार की डीप फेक वीडियो है उसको वो प्रमोट करती है तो उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नियमों को लागू करते समय फोकस मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इसमें दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही ना हो कि जो अपने देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके वीडियो भी हम सोशल मीडिया पर ना डाल सकें। तो प्लेटफॉर्म पर फोकस करते हुए अधिनियम बनाने की आवश्यकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो इससे बाधित नहीं होनी चाहिए। फिर है नागरिकों में सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नागरिकों को ये बात बताना चाहिए कि जो भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो उसको वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो भी वीडियो देखी उसको तुरंत सही मान लिया और उसके प्रति रिएक्ट करके, तो पहले उस वीडियो की जो वेरिफिकेशन है वो देख लें। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो बनाए रखना जरूरी है ताकि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप के द्वारा हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा है उसको चोट नहीं पहुंचा सके। तो ये था पूरा डिजिटल सुरक्षा के ऊपर ही लेख था। फिर अगला एडिटोरियल भी द हिंदू से है। जुलाई ओपन्स द बिगेस्ट चैप्टर इन इंडिया यूके ट्रेड टाइज। जो भारत यूके का CETA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, वो 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। भारत और यूके में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस लेख के अंदर दिया हुआ है। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की GDP है उसमें 5.1 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो लगभग 51,000 करोड़ रुपए होते हैं। यूके की GDP में हमें 4.8 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर यूके भारत में कोई भी निर्यात करेगा तो उसको उसके माल पर 90% वस्तुओं पर टैरिफ की छूट है वो दी जाएगी। भारत अगर यूके को अपना माल है वो निर्यात करेगा तो उसको 99% वस्तुओं पर टैरिफ से छूट दी जाएगी। भारत के प्रमुख निर्यात के क्षेत्र कौन से रहेंगे? तो कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, आभूषण उद्योग, IT और फाइनेंस सेक्टर हैं वो प्रमुख निर्यात उद्योग रहेंगे। खास तौर से ये जो आप देख रहे हो तो ये श्रम आधारित उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो शहरों के साथ साथ जो कस्बों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। यूके हमें क्या निर्यात करेगा? एरोस्पेस से संबंधित पार्ट्स वगैरह, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस और विस्की है वो निर्यात किया जाएगा। कौन कौन से भारतीय उद्योग हैं वो इस एग्रीमेंट से परे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? तो वो है डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, और यूके में चीनी, चावल, पोर्क, चिकन एवं अंडे हैं वो इस एग्रीमेंट से दूर रहेंगे। फिर इस एग्रीमेंट को एक गोल्ड स्टैंडर्ड नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सिर्फ इन एग्रीमेंट के अलावा और भी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं उनको एग्री किया गया है। कई नए अध्याय जोड़े गए हैं। किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों से संबंधित है, लैंगिक समानता एवं विकास पर संबंधित है, श्रम और पर्यावरण से संबंधित है, और डिजिटल व्यापार और सेवाओं से संबंधित भी के अंदर चैप्टर है एग्रीमेंट के अंदर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो किसी भी प्रकार को प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, मनुष्यों का विकास है वो बाधित किए बिना, लैंगिक असमानता को बढ़ावा न देते हुए जो हम निर्यात करेंगे उसके ऊपर बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद है कि गवर्नमेंट लॉन्चेज पोर्टल फॉर ऑडिटिंग ऑफ रूरल स्कीम, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके ऑडिट के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिसका नाम है रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। इसके बाद है हमारा सुजस ई पत्रिका से रिलेटेड, जिसमें जो प्लस पोलियो अभियान है वो चल रहा है। तो जो पोस्टर है उसमें क्या स्लोगन लिखा गया है? 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पिछले 15 वर्षों में पोलियो का कोई भी नया केस भारत में नहीं पाया गया है। 27 मार्च 2014 को प्लस पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र है वो भारत को मिल चुका है। इसके बाद अगला भी हमारा सुजस से है कि सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। इसकी पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। पुनर्स्थापना का मतलब है कि 2004-05 के अंतर इससे ये पूरा क्षेत्र है वो बाघ विहीन हो गया था। यहाँ पर एक भी बाघ नहीं था, काफ़ी ज़्यादा शिकार इसमें देखे गए थे। फिर 2008 में इसको दोबारा से एक बाघिन लाई गई जिसका नाम रखा गया राजमाता, और उसका कोड था ST2। कहाँ से लाई गई थी ये? तो ये रणथंभौर से लाई गई थी। तो 28 जून 2008 को सरिस्का डे है वो घोषित किया गया।
इस राजमाता की जो बागिन है उसका नाम है राजमाता, इसकी प्रतिमा भी सरिस्का में लगाई गई है। वर्तमान में 56 बाघ सरिस्का अभयारण्य में है। इसके अंदर कुछ और भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जैसे पांडुपोल हनुमान मंदिर है, जिसमें मंगलवार और शनिवार को अपने निजी वाहनों से पर्यटक है वो जा सकते हैं। इसके लिए मान्यता है कि जो भीम है उन्होंने अपनी गदा से इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया था। भर्तृहरि मंदिर है और कंकनबाड़ी किला है। कंकनबाड़ी किले में जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने अपने जो भाई थे दारा शिकोह उनको कैद करके रखा था। फिर अगला पीआईबी से रिलेटेड है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन हो गए हैं। इसलिए वही है, सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी। पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हो। यमुना जल समझौता हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिषद के 16वें सम्मेलन में सुमन रोड मैप 2030 का विमोचन करेंगे। सुमन रोड मैप में सुमन की फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसमें क्या उद्देश्य है इसका? यह रोड मैप एक व्यापक बहुआयामी रणनीतिक ढांचा है जिसमें मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और वर्ष 2030 तक मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के सतत विकास लक्ष्य को प्रगति देने के लिए तैयार किया गया। फिर अगला पीआईबी है किसान सारथी मंच से रिलेटेड। ये एक मंच है, प्लेटफॉर्म है जो जुलाई 2021 में शुरू किया गया था। यह भारत का विशालतम एकीकृत डिजिटल कृषि परामर्श मंच है। किसके द्वारा, कौन से मंत्रालयों के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। क्रियान्वयन इसका किसके द्वारा किया जाता है? इसका क्रियान्वयन भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसके अंदर एक जो तकनीक है, सिस्टम है, उसका नाम है IIDS, इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, जो दो तरफा संवाद को बढ़ावा देता है। यानी इधर से किसान है वो अपने सवाल पूछेगा और उधर से कृषि विशेषज्ञ है वो अपने जवाब देगा। इसमें कुछ प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो कृषि से संबंधित हैं, उनका एकीकरण किया गया है, इसी में सम्मिलित किया गया है, जिसमें किसान कॉल सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, माई स्कीम के अंदर जो योजनाएं हैं उनकी पात्रता चेक की जा सकती है, और जो भाषणी ऐप है उसके माध्यम से देश की विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा किसान सारथी मंच। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी सुजस ई प्रश्नोत्तरी। यमुना जल परियोजना से मिलने वाला पानी राजस्थान के किस विशेष क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा? तो ये है शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले के लिए। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून का कदम उठाया है? तो अनुच्छेद 44। राजस्थान को चिकित्सा मूल्य यात्रा और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति लागू की गई है? हील इन राजस्थान नीति 2025। यानी जो देश विदेश से जो भी व्यक्ति अपना इलाज करवाने राजस्थान में आएगा तो वो साथ साथ में थोड़ा घूम भी लेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए ये नीति लागू की गई है। राज्य में 7171 मेगावाट के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया है? मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया की। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले का उत्पाद कौन सा है? तो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल उत्पाद है वो एक जिला एक उत्पाद के तहत बताया गया है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी भी बोला जाता है भीलवाड़ा को, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने अमूल्य कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपका दोस्तों का कोई चैनल है, कोई ग्रुप्स बना हुआ है तो इसमें इसका लिंक शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ये जो पूरी PDF है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर दे सकते हो। और वहाँ पर मैं डेली जो अपना सुजस ई बुलेटिन आता है उसकी PDF भी डाल देता हूँ, या और कोई भी चीज़ है आकाशवाणी से आती है तो उसको भी मैं डालता रहता हूँ। तो हो सकता है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे जो यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। बाकी अगर आपका कोई भी विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।